दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। भोजपुरी सिनेमा के एक सशक्त हस्ताक्षर आज हमारे साथ इस परिचर्चा में हैं और हम जानेंगे आपके बारे में ढेर सारी बातें। कैसे सफ़र शुरू हुआ भोजपुरी सिनेमा में और कहां से शुरुआत हुई और अभी क्या चल रहा है। तो आज जो हमारे साथ इस एपिसोड में चेहरे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो आइए हम सीधे स्वागत करते हैं श्री संजय पांडे जी का। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र बाबू। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका नेटिव प्लेस क्या है और बचपन कैसे बीता आपका। आप शरारती थे कि सीधे साधे बालक थे उस टाइम? मैं पैदाइश मेरी ननिहाल में हुई है। मेरा ननिहाल है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। जखनिया एक जगह है, उसके पास एक छोटा सा गांव है पड़री, और मेरा घर है उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में जी। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ प्रॉपर। तो प्लस पापा मेरे डिफेंस में थे, तो वो पोस्टेड थे कटनी में, मध्य प्रदेश में एक जगह है कटनी, जहाँ सीमेंट फैक्ट्री वगैरह बहुत फेमस है कटनी। तो वहाँ मेरा बचपन बीता पूरा। और उसके बाद मैंने कॉलेज किया, मैंने संस्कृत से एमए किया वहीं। अच्छा। हाँ, वो और प्राइवेट किया। मेरे कॉलेज में कोई संस्कृत पढ़ता नहीं था। और उसके बाद फिर मैं एमए करने के बाद मैंने, पापा ने कहा था कि बेटा पढ़ लिख के एक्टिंग, ऐसा ना लगे कि पढ़ने में घस्सू था तो चला गया। जी। हाँ, मैं सीधा था, लेकिन बचपन में मैं बहुत शैतानियाँ नहीं करता था। ननिहाल में आके कुछ करता रहा तो, लेकिन बचपन में ऐसा कुछ नहीं था मेरा। मुझे जब से होश संभाला, थोड़ा सा बड़ा हुआ, मेरा थिएटर की तरफ ऑटोमेटिकली रुझान हो गया। मुझे कभी नहीं लगा, पता नहीं कहाँ से आया मेरे अंदर। मेरे शहर में थिएटर नहीं होता था। तो मैंने ये बदमाशियाँ की कि घर से बगावत करके थिएटर ग्रुप बनाया, जिसके लिए घर में बहुत डांट पड़ी। एक समय ऐसा आ गया था, घर वालों ने मना कर दिया था कि नाटक नौटंकी बंद करो। और मेरा नाटक था, अनाउंस हो रहा था और मैं घर में बैठा रो रहा था। पिताजी ने बोला था मत जाओ। मेरे बड़े भाई, जो मतलब मेरे चाचा के ताऊ के लड़के, उनने बोला कि आज के बाद बंद कर दोगे, दोबारा नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं, लास्ट बार करने दो। वो गया, नाटक किया। उसके बाद मैं चोरी से एक जगह प्ले कर रहा था, पापा को नहीं पता था। अच्छा। इत्तेफाक से पापा पहुंच गए। पापा के बगल में मेरे टीचर बैठे हुए थे, दुबे जी। तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो दुबे जी बोला वाह गुड संजय। तो पापा को लगा कुछ अच्छा कर रहा है ये, टीचर तारीफ कर रहा है, लोग ताली बजा रहे हैं, तो मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा है। प्लस मेरे पापा के एक साधु जी थे हमारे जगह एक वहाँ के। पापा ने पूछा मेरा बेटा बिगड़ रहा है, नाटक नौटंकी कर रहा है, इकलौता बेटा है, लोग चाहते हैं ये करे वो करे, मेरा बेटा नाटक कर रहा है। वो गुरु जी थे, उन्होंने, साधु बाबा, उन्होंने एक लाइन बोली थी पापा को कि वो मुझे देखे भी नहीं थे। बोले आप, ज्ञानी लोग का होता है अपना एक सोचने का, देखने का नजरिया। बोले उस लड़के को टोकना मत, आपको उसकी जिंदगी में कहीं खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी कोई मदद नहीं लेगा। अपना करियर, अपना भविष्य वो लड़का खुद बनाएगा, आप मत टोकिएगा उसको। पापा ने बोला तो बहुत बड़ा रिस्क है कि एक पिता के नाते मैं अपने बेटे को ना टोकूं कि वो क्या कर रहा, कहाँ जा रहा। नहीं, बोले मत रुकिएगा, वो गलत नहीं होगा, वो सही रास्ता, अपना भविष्य खुद चुनेगा। वो दिन था बचपन में। उसके बाद मेरे पिता ने कभी पूछा नहीं कि रात को 12 बजे क्यों आ रहे हो, अभी कहाँ जा रहे हो। फिर मैं सिर्फ जानकारी देता था, उनसे आज्ञा नहीं लेता था जी। कि पापा नाटक करने वहाँ जा रहा हूँ, ओके ठीक है, जाओ, इतने पैसे दे दो। पापा वहाँ थिएटर ज्वाइन कर लिया, ओके। फिर मैंने एक बार ये सवाल पापा से अभी किया था कुछ साल पहले। मैंने कहा पापा आपको डर नहीं लगा, इकलौता बेटा आपका और आपने ऐसा छोड़ दिया था उसे। बोले वो गुरु जी पे भरोसा था, उन्होंने कहा था कि तो इस तरीके से हुआ। और उन संत की वाणी आपने जो सत्य संत की वाणी मैंने, हाँ मतलब मेरा कमिटमेंट था पापा से कि पापा ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिंदगी में कि एक पिता का सर बेटे की वजह से झुके। और आज टचवुड माता रानी ने वो दिया है कि पिता को गर्व। आपका जो फिल्मी करियर रहा वो कहाँ से शुरू हुआ? एक्चुअली मैं बॉम्बे आया 2000 के लगभग जी। और उसके बाद सीरियल्स वगैरह कर रहा था। फिल्मों का दौर शुरू हुआ 2002 में। जी। राजकुमार पांडे जी की पहली फिल्म थी कहिया डोरी लेके आई बा, उसके डायरेक्टर थे वो जी। और उनके साथ मैं एक सीरियल कर रहा था पंचायत। अच्छा। वो पंचायत सीरियल था ईटीवी उत्तर प्रदेश बिहार के लिए। जी। ईटीवी ने एक चैनल चालू, जब ईटीवी लॉन्च हुआ तो उसने सीरियल्स भी रखे थे उस वक्त, बाद में बंद कर दिए। उसमें मैं पंचायत में मैं लीड कैरेक्टर में था। जी। जब राजकुमार जी पहली फिल्म डायरेक्ट करने गए कहिया डोरी लेके आई बात, तो उन्होंने विलन में मुझे बुलाया उस फिल्म में।
और तो वहीं से मान लीजिए कि शुरुआत हमारी हुई। हाँ। तो फिल्मों में आने से पहले आपने प्रॉपर वे में कोई ट्रेनिंग ली, थिएटर या कुछ इस तरह की चीज़ें, इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किया? हाँ, ट्रेनिंग मतलब ये है कि मैंने 1989 में अपना ग्रुप फॉर्म किया था अपने शहर में, मध्य प्रदेश में। जी। मैं कटनी में रहा हूँ, रहने वाला तो यूपी का हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई सब एमपी की है। जी। तो पिताजी मेरे डिफेंस में थे, तो वहाँ से मैंने थिएटर शुरू किया, अपना ग्रुप बनाया संप्रेषण। ग्रुप में काम करता रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमारे पास कोई गुरु नहीं था जो हमें कोई जानकारी दे पाए। हमारा शहर व्यापारियों का शहर है, वहाँ व्यापार है और कला के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही इकलौता ग्रुप चलाता था, और ग्रुप धीमे धीमे आगे बढ़ा और फिर मुझे लगा कि आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं भोपाल आया। भोपाल आया, हमारे डायरेक्टर थे बंसी कौल जी, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हैं और बहुत बड़ा नाम है रंगमंच की दुनिया में, अभी हमारे बीच नहीं रहे वो। तो उनका ग्रुप ज्वाइन किया, वहाँ भी प्रॉपर ट्रेनिंग की, लेकिन उस ट्रेनिंग में मतलब मुझे फेलोशिप मिलती थी जी। मैं कह सकता हूँ कि मैंने पैसे लेके सीखे हैं। अच्छा। पैसे दे के नहीं, हमें 2000 रुपये तक मिलता था। लेकिन ये भी तो कुछ ही प्रतिभाओं को ये नसीब होता है कि उनको फेलोशिप मिलती है और प्रॉपर वे में ट्रेनिंग हो। तो वहाँ पैसे मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते पैसे मिलते थे, हमारे डायरेक्टर डांटते थे इस बात पे जी। कि पैसे नहीं, इसे फेलोशिप बोलते हैं, आपको सीखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने 2 साल लगभग वहाँ सीखा और उसके बाद फिर अपने शहर गया, फिर अपने शहर में वर्कशॉप वगैरह की, ड्रामे की। फिर मन बनाया कि अब मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूँ। अभी भी मेंटली मैं तैयार नहीं था बॉम्बे आने के लिए, मैं बहुत डरता था बॉम्बे आने के लिए। मुझे लगता था मुंबई जब मैं पहुँचूँ तो मेरी पूरी तैयारी उस तरीके से रहे, पूरे फुल पॉलिश हो गया, फुल पॉलिश होगी। क्योंकि मैं जब 90 में घूमने के लिए गया था, हाई स्कूल करने के बाद, इंटर करने के बाद, तो मैंने वहाँ देखा मुंबई में, मैं 1.5 महीने घूमा जी। कि जिस कुरुक्षेत्र में आना है उसका एक जायज़ा तो ले लें कि क्या तैयारियाँ चाहिए। तो मैंने 3 चीज़ें देखी। मैं पृथ्वी थिएटर जाता था, बैठा रहता था, फिल्म शूटिंग में भी जाता था। जी। वो तो फिल्म सिटी के अंदर मुझे नहीं जाने देते थे, भगा देते थे, बाहर से ही देखता था शूटिंग वूटिंग। अच्छा। तो मैंने 3 चीज़ें समझी कि या तो आपके पास बहुत पैसा हो कि आप खुद को लॉन्च करें, या आपका कोई गॉडफादर हो, या आप में इतना टैलेंट हो कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएं। कि आपको जब मौका मिले, हम स्टार सन नहीं थे, हमें एक मौका मिलता, हमें उसी में प्रूव करना था। बिल्कुल। तो उस मौके के लिए तैयारी तो चाहिए थी। तो 90 में मैंने इस तय किया कि अब मैं इस शहर की तरफ तभी रुख करूंगा जब तैयार पाऊंगा खुद को। जी। तो जो 90 में मैं आया हूँ घर अपने, तो फिर मैं अपने दिमाग के नक्शे से मुंबई शहर को हटा दिया मैंने कि मुंबई नाम का कोई शहर है। मैं सिर्फ मेहनत करता रहा, सिर्फ काम करता रहा। मैंने 8-9 साल दिया अपने आप को। जी। फिर लगा कि अब उम्र भी हो रही है, अब चलना चाहिए। देन मैं मुंबई आया। एक लंबा अरसा आपने नेगेटिव किरदार को निभाया है फिल्मों में, तो क्या कुछ अगर हम बात करें जो हमारा इस जो फिल्मी जीवन है उससे अलग हमारा जो व्यक्तिगत हमारी लाइफ होती है, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का कि अगर हम नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं तो क्या हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में भी उसकी कुछ छाप रह जाती है क्या? व्यक्तिगत जीवन में तो छाप नहीं रहती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हिंदी फिल्मों में जितने नेगेटिव रोल करने वाले हैं सब बड़े प्यारे लोग हैं जी। हाँ, ये है कि पब्लिक इमेज बड़ी गड़बड़ा जाती है जी। लोगों को ऐसा लगता है कि ये रियल में गुंडा है, ये बुरा आदमी है जी। और हमारा एक नाम पड़ जाता है गुंडा, गद्दार। जैसे यूपी में विलन को गद्दार बोलते हैं, जी। बिहार में गुंडा बोलते हैं। तो वो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि यार हम अभिनेता हैं। हालांकि अब धीमे धीमे वो इमेज कम हो रही है, थोड़ा सी वो असर कम हो रहा है, लोग पास आने से डरते हैं। जी। और वो थोड़ा सा घर वालों को बुरा लगता है। जी। जैसे मेरी बेटी छोटी थी उस वक्त जब मैं फिल्में लगातार कर रहा था, तो मुझे पिटते हुए नहीं देख पाती थी। अच्छा। उसको बहुत बुरा लगता था। मेरी वाइफ चैनल बंद कर देती थी जब मार खाने की बारी आती थी। तो वो चीज़ें तो असर डालती हैं जीवन में। जैसा कि भोजपुरी फिल्मों में आपको अमरीश पुरी और प्राण की भी संज्ञा दी जाती है, तो कैसा महसूस होता है आपको कि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है आपको इस नज़रिए से देखती है कि इतने बड़े कलाकार से आपकी जो कंपैरिजन किया जा रहा है? प्राण साहब तो मेरे आइडियल हैं, पुरी साहब भी बहुत। पुरी साहब से तो मैं व्यक्तिगत मिला हूँ कई बार, क्योंकि पुरी साहब को मैं कह सकता हूँ मेरे गुरु भाई हैं। मेरे सत्यदेव दुबे जी जो हमारे गुरु थे, जिनसे मैंने मुंबई में अभिनय सीखा, थिएटर किया,
वो दुबे जी पुरी साहब के भी गुरु थे। तो कई पार्टियों में अमरीश पुरी जी आते थे और उनसे बहुत करीब से मिला हूँ मैं, बात की है उनसे। तो अच्छा तो लगता है जब इतने महान लोगों के साथ आपको जोड़ा जाए, आपका नाम लिया जाए, तो खुशी तो होती है। लेकिन वो ग्रेट लोग थे, उनको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं उनके जैसा हो गया या वैसा नहीं, बट हाँ मैं आइडियल मानता हूँ उनको और फॉलो करता हूँ बहुत। अगर हम बात करें नेगेटिव किरदार की और जो फनी किरदार हमारा कॉमेडी होता है, दोनों में जो सामंजस्य है वो कैसे, तारतम्यता कैसे बैठ पाती है कि दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट हैं? एक्चुअली मैं नेगेटिव बहुत किया मैंने। अच्छा। तो थोड़ा नेगेटिव करते करते बोर भी हो गया जी। वही आइटम सॉन्ग, वही एक्सप्रेशन देना, वही एक्शन में चिल्लाना कि मारो उसको, और बहुत रूटीन सी चीज़ें हो रही थी। हालांकि मैंने कोशिश की कि मैं गेटअप के थ्रू कुछ अलग कर पाऊँ, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको स्क्रिप्ट में ही किरदार वैसा मिला है। आप उसको बहुत चेंज करेंगे तो उस कैरेक्टर की स्पीड कम होगी, और मेरी स्पीड अच्छी है डिलीवरी की, मेरी डायलॉग डिलीवरी। तो मुझे बीच में ऐसे रूल्स ऑफर हुए तो मैंने एक्सेप्ट किया, पर वो थे नेगेटिव ही जी। वो नेगेटिव शेड वाले विलन थे वो, और वो क्लिक हो गया, राजा बाबू क्लिक हो गई मेरी। उसके बाद निरवा हिंदुस्तानी की सीरीज, मंजुल ठाकुर के साथ जितनी फिल्में की, फिर लोग मुझे ऑफर देने लगे वैसे रोल्स के। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस रोल में भी कुछ डिफरेंट करूँ, लेकिन कॉमेडी बहुत टफ है। मेरे से कहा जाए कि आप कॉमेडी करिए, तो वो जो कॉमेडियंस हैं हमारे, मनोज टाइगर जी और महेश आचार्य, सीपी भट्ट, संजय वर्मा, आनंद मोहन पांडे, ये लोग जो करते हैं वो बहुत टफ काम है। मेरे को बहुत टफ लगता है। मेरे से कहा जाए कि आप सिर्फ हंसाइए, तो मैं हंसा नहीं पाऊंगा। मेरे को सिचुएशन दी जाए, मेरे को नेगेटिव शेड दिया जाए, मुझे कुछ एलिमेंट्स चाहिए कॉमेडी के लिए, बट ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया। और ये कह सकता हूँ मैं कि भोजपुरी में कॉमिक शेड में मैंने ही नेगेटिव किरदारों को ढाला है। और वो जब भी कोई किरदार ऐसा लिखा जाता है तो लोगों के जहन में सबसे पहले संजय पांडे का नाम आता है। मुझे लगता है कि अगर 100 फिल्में बनती हैं तो उसमें से 95 फिल्मों में आप रहते ही रहते हैं, और एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं चीज़ों को करीब से एनालाइज करते हैं, सिचुएशंस को। तो ये जो सफ़र रहा है एक जीरो फैन से, ये इल्ज़ाम है मुझ पे, मैं सारी फिल्मों में नहीं होता हूँ, 95 नहीं, आप उसको 90 कह सकते हैं। लोगों का प्यार है, वो लेते हैं। ये बहुत इल्ज़ाम मुझ पे कि भैया आप जो फिल्म में डेट नहीं होती तभी छोड़ते होंगे ना। मैंने कहा नहीं, डेट की वजह से नहीं है, मगर हाँ ये है कि मुझे काम ही करना था जी। मैंने काम के लिए बहुत संघर्ष किया है, तो मैं काम को मना नहीं कर सकता। और एक खास बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि मैंने क्वांटिटी तो की, बढ़ाई, लेकिन अपनी क्वालिटी कभी कम नहीं होने दी। प्लीज आप कंटिन्यू रखिए। तो ये जो सफ़र था ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष में रहा, संजय पांडे जी ने क्या क्या, मतलब कितना संघर्ष का दौर वो रहा होगा, कैसे कैसे कितनी रातें जो है करवटों में गुजरी होंगी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं अपने संघर्ष का वो दौर। बहुत बहुत लंबा संघर्ष था, मतलब जिसे कहते हैं हम ज़ीरो पे थे जी। लोग मानने को तैयार नहीं था हमें एक्टर, क्योंकि हमारे पीछे किसी बड़ी इंस्टीट्यूट का ठप्पा नहीं था। अच्छा। पहली बात, आपके पास किसी बड़ी इंस्टीट्यूट का ठप्पा हो, आपके अपने उस इंस्टीट्यूट के लोग हों इंडस्ट्री में, तो आपको सीरियस लेते हैं जी। आपका कोई अग्रज, कोई आपका सीनियर इस इंडस्ट्री में ऐसा था नहीं जो आपका परिचय करा सके कि नहीं संजय पांडे अच्छा एक्टर है जी। उस परिचय तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लोग मतलब सीरियस नहीं लेते थे हमारे फ़ोटो बांटने। हम उस दौर में आए जिस दौर में फ़ोटो हार्ड कॉपी बांटी जाती थी। हार्ड कॉपी लेके जाते थे, पीछे लिखते थे रात को बैठ के नाम, हाइट, कलर, एक्सपीरियंस, थिएटर एक्सपीरियंस, तो सब लिखते थे थिएटर एक्सपीरियंस, हम भी लिखते थे। प्लस जब हम ऑफिस में जाते थे तो हमारे से पहले जो 90 लोग आ चुके हैं वो उसमें से 70 डफर होते थे। हम भी आते थे तो हमारे चेहरे पे नहीं लिखा, माथे पे नहीं लिखा कि ये अच्छा एक्टर है, तो हमको भी वैसे ही ट्रीट किया जाता। हाँ बोलिए, आइए, क्या तैयार करके आए आप जो आपको दिया गया था? हाँ सर तैयार है। चलिए सुनाए, चाय बोल भाई, हाँ सुनाओ क्या तैयार किया। उसके बाद इसके बाद ख़त्म करना ऑडिशन एरिया, हाँ बोलो। और हम जब शुरू करते थे बोलना तो जो आदमी फिर नींद में ऐसे होता था वो ऐसे होता था, ए कैमरा ठीक कर, कैमरा ठीक कर, कि मतलब काम का व्यक्ति मिल गया। एक बार और कर देंगे आप क्या? ये बोला हाँ सर करेंगे ना, हाँ दोबारा शूट कर। उससे जागता था, उसे लगता था अरे यार ये एक्टर कहाँ था। ऐसे रिस्पांस जब मिल रहा था तो उम्मीद जग रही थी कि यार कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन माध्यम कम थे और
पर ये था कि कुछ होगा, क्योंकि काम सीख कर गया था मैं। तो संघर्ष तो बहुत रहा है इस चीज़ में। कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ जो फिल्म इंडस्ट्री ने आपको सिखाई? फिल्म इंडस्ट्री से तो सब कुछ यहीं से सीखा है मैंने। और एक चीज़ जो मैंने इंडस्ट्री में सीखी, ये अपने सीनियर्स से या इंडस्ट्री के बाकी लोगों से, कि आपका जब वक्त अच्छा हो तब भी आप उतने ही सहज रहिए जितने आप अपने बुरे वक्त में थे जी। उस वक्त कोई एटीट्यूड, टेंट्रम या उस तरीके की चीज़ें मत करिए। अपना बिहेवियर लोगों के साथ ऐसा रखिए कि आपको लोग अपने करीब पाकर प्रसन्न हो। आपको मजबूरी में ना कास्ट करें कि अरे यार मजबूरी है इस रोल में, नहीं, उनको अच्छा लगे आपके साथ। ये मुझे इंडस्ट्री ने सिखाया है। वो आपके काम के साथ आनंद लें। वो आपके काम के साथ आनंद लें, आपका साथ उनको अच्छा लगे, कि आप सेट पे रहें तो लोगों को अच्छा लगे। ये मैंने इस इंडस्ट्री में आके पाया कि ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, और लोग बहुत हेल्पफुल हैं इस इंडस्ट्री के। तो ऐसी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जी। कि लोगों की मदद करना। इस इंडस्ट्री में लोग बहुत मदद करते हैं एक दूसरे की, और बिना बोले करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्लस हैं जो मैंने यहीं से सीखा है। जी। अमूमन हम ये देखते हैं कि जब इंसान को स्टारडम मिल जाता है तो उसके जो पाँव हैं वो ज़मीन पे नहीं रहते हैं, उसके अंदर एक अलग सा ईगो आ जाता है, लोगों से कटने लगता है, एक एटीट्यूड उसके अंदर आ जाता है। लेकिन संजय पांडे जी के साथ ऐसा क्या है कि जितना ज़्यादा उनके साथ ये सब चीज़ें होती गईं वो उतने ही डाउन टू अर्थ होते गए, वो धरातल पे ही बने रहे? ऐसा कैसे हो पाया? एक्चुअली हम लोग जो थिएटर से आते हैं ना जी, हमको ठोक ठोक के मजबूत कर दिया जाता है। हमसे झाड़ू भी लगवाई जाती है। हम बाहर शोज करने जाते थे तो हम स्टेशन में, हमको कुली नहीं मिलता था, हमारे डायरेक्टर कुली करते नहीं थे, बोलते थे खुद अपना सामान ढो। तो बड़े बड़े ट्रंक, तो मैं से रुमाल निकालता था, रुमाल उसमें हुक में फंसा के ले आता ताकि हाथ में निशान न पड़े। हमने ट्रंक ढोए हैं, हमने मंच साफ किया है, हमने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, अपने कपड़े खुद बनाए हैं। तो हमको इतना ठोक ठोक के मजबूत कर दिया जाता है, जैसे वो दुरमुस होता ना कि आप जमीन में जब मिट्टी को मजबूत करना होता है ठोकते हैं, हमको वैसा मजबूत कर दिया जाता है कि ईगो, एटीट्यूड, टेंट्रम ये हमारे दिमाग से शुरुआत में ही निकाल दिया जाता है। कि हमको ये लगता है कि नहीं कि हम काम करें, और इस शहर ने इतना ठोकर दी है ना कि लगता है कि नहीं यार, काम पूजा है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, इसका सम्मान करो। क्योंकि जैसे लोग मुझसे कहते हैं कि अरे यार इतना काम करते हो तुम थकते नहीं हो। हमारे एक मित्र हैं, एक्टर हैं, राज प्रेमी जी, हिंदी में भी काम करते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली मेरी इज्जत घर फिल्म में मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम संजय मशीन पांडे रख लेना चाहिए था। कैसे मशीन की तरह काम करते हो? तो मुझे लगता है यार मैं काम ही करने आया हूँ। इस शहर ने मुझे बहुत घर में बिठाला है। हमारे एक सीनियर हैं मराठी थिएटर के, जब मैं मुंबई 90 में आया तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मुंबई शहर आपको आपके पसीने की एक एक बूंद की कीमत सूद के साथ लौटाता है। तो अभी तो सिर्फ सूद ही ले रहा हूं मैं जी। असल तो अभी बाकी है, मूलधन तो बाकी है अभी मुझे लेना। अभी तो मैं सूद वसूल रहा हूं इस शहर से। तो वो जब मुझसे कोई कहता है आप स्टार हैं, तो मुझे याद आता है कि अच्छा मैं स्टार हूं, अरे आप बहुत फेमस है। मेरे जहन में जब मैं सेट पे जाता हूं तो ये सब बातें होती नहीं है जी। कभी घुसी नहीं। लोग जब कहते हैं कि अरे भैया, तो मेरे को लगता है अच्छा मैं संजय पांडे, ओके, तो मैं थोड़ा समझ जाता हूँ। लेकिन अकेले में अगर कभी ऐसा होता भी तो मैं आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को समझा लेता हूँ कि बेटा औकात में रहो, ये शहर है, ये इंडस्ट्री है, यहाँ बड़े बड़ों का नहीं चला है, तुम किस खेत की मूली हो, ईश्वर जो दे रहा है उसको हंस के लो और ईमानदारी से अपना काम करो, बस जो प्राप्त है वही पर्याप्त, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है जी। अभी एक हताशा और निराशा का दौर गुजरा कोविड के टाइम का, जिसमें फिल्में बननी बंद हो गई थी, रिलीज होनी बंद हो गई थी। तो ये कठिन दौर आपके लिए कैसा रहा? हालांकि हमने देखा, मैं आपका फॉलोअर भी हूँ, हमने ढेर सारी रील्स आपकी देखी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें जी, कविताएं वो बड़ी अच्छी, मुझे चूंकि मैं लिटरेचर की फील्ड से हूँ तो मैं काफ़ी टच हुआ। और मैं उसी दौर में मैं मतलब लिटरली मैं बताना चाहूँगा कि उसी दौर से मैं आपसे जुड़ा भी, जब आपकी कविताएं मैंने देखी। तो ये दौर कैसा रहा आपके लिए, और कितना कुछ, क्या कुछ आपने सीखा इस दौर में? एक्चुअली मैं कहूँ, वैसे तो ये दौर पूरे विश्व के लिए बुरा रहा। सबके रोज़गार बंद हुए, लोग घरों में बैठे, बहुत परेशानियां झेली। लेकिन टचवुड कोई माता रानी की कृपा से ऐसी आर्थिक समस्या नहीं थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम उस तरीके की थी। मैंने इस दौर को बहुत पॉजिटिवली लिया। मैं कह सकता हूँ मेरा जितना अच्छा रूटीन
लॉकडाउन के दौरान था, उतना मेरी पूरी जिंदगी में नहीं था। ओके। और अभी भी वो रूटीन टूट गया, मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सुबह उठता था, जॉगिंग करता था, घर के कुछ काम में मदद करता था वाइफ की, और आके पूजा पाठ करके फिर मैं किताबें पढ़ता था। शाम को मैं बाकायदा घर में एक्सरसाइज करता था, योगा करता था, फिर हम महाभारत देखते थे सीरियल, और उसके बाद मैं म्यूज़िक, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के, हमारा म्यूज़िक क्लास का एक सेशन चलता था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत अच्छा गाती है, तो म्यूज़िक क्लास का सेशन चलता था, न्यूज़ देखते थे और फिर रात को पढ़ते थे बैठ के। उसी दौरान मैंने रश्मि रथी याद किया, जो मैं अभी तक कभी पूरी ज़िंदगी याद नहीं कर पाया। मेरी पत्नी ने कहा कि आप पढ़ के मत सुनाइएगा, अगर आपको रश्मि रथी पढ़ने का मन है तो आप याद करके सुनाइए, 2 दिन 3 दिन ले लीजिए, पर याद करिए। वो मैंने याद किया, बहुत सारी कविताएं याद की। तो बुरा दौर तो था, लेकिन व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी रूटीन, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सेट किया था उस दौरान। जी। आज के समय में भोजपुरी जो सिनेमा है वो एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बड़ी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जा रही हैं, जिस हिसाब से मजे हुए कलाकार आज के दौर में हैं और मजी हुई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तो ऐसे में एक चीज़ खटकती है कि बाल फिल्में नहीं बन रही हैं। बच्चों के मनोरंजन का क्या? एक्चुअली हम एक फॉर्मेट में फिक्स हैं जी। और उसी फॉर्मेट में चल रहे हैं, कोई पहल नहीं कर रहा है। जी। सिनेमा हमेशा एक नई पहल मांगता है। हिंदी फिल्मों में भी आप देख लीजिए, गुलजार साहब ने बनाई थी मास्टर राजू को लेके किताब, मासूम एक फिल्म आई जिसमें बच्चों का बहुत अच्छा वो था, और एक फिल्म मैंने देखी थी जिसमें वो गाना था कि जागृति आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकें हिंदुस्तान की, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। तो मैं होश मैंने संभाला तो एक फिल्म देखी थी बिन माँ के बच्चे सिनेमा हॉल में। ये मेरे होश की दूसरी तीसरी फिल्म थी, हमको स्कूल की तरफ से ले आ गया था। उस दौरान एक फिल्म आई थी सफ़ेद हाथी। तो ऐसी फिल्में थी, मगर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी। हमारे भोजपुरी में हम लोग ट्रैक से हटना नहीं चाहते हैं, या कोई सोच नहीं रहा है। हमारे यहाँ फिल्में ये सोचकर ही बनाई जाती हैं कि बिकेगी कितने में और बिकेगी कि नहीं बिकेगी। हिंदी वाले ये सोचकर नहीं बनाते कि बिकेगी कि नहीं बिकेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। उनको प्रोजेक्ट बनाना है, वो अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कहानी बनाते हैं। हम लोग अभी भी हिट फ्लॉप, बिकना ना बिकना, कौन हीरो कितने में जाता है, कौन हीरो नहीं जाता है, इस दायरे को तोड़ नहीं पाए हैं। प्रयोग करने के लिए या कुछ नया एक्सपेरिमेंट के लिए इस दायरे को आपको तोड़ना पड़ेगा। जी। अभी आने वाले किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, या फिर हमारे जो आपका जो दर्शक वर्ग है वो आपकी किन फिल्मों से रूबरू हो पाएगा जल्दी ही? मेरी बहुत बड़ी फिल्म है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश पांडे हैं, गबरू जी। जो पहली बार भोजपुरी में टाइगर का इस्तेमाल हुआ है, और गबरू टाइगर का नाम है जी। गबरू हीरो का नाम नहीं है। अच्छा। दिनेश लाल जी, आम्रपाली हैं, मनोज टाइगर है, मैं हूँ विलन, एज मेन विलन हूँ। और पहली कहानी मुझे लगता है भोजपुरी के इतिहास की है, जो एनिमल को लेकर बनाई। हाँ जी। सेव द लॉयन, टाइगर को सुरक्षित रखिए, टाइगर हमारे देश में कम होते जा रहे हैं, ये उसकी थीम लाइन है। और इस पे वो फिल्म बनी है, गबरू आ रही है। एक फिल्म मैंने की है विशाल वर्मा के साथ, जिसमें भी दिनेश जी हैं, आए हम बाराती बारात लेके। अभी एक फिल्म फसल की है, वो भी बहुत अच्छी, दिनेश जी के साथ ही है, सबका बाप अंगूठा छाप। अभी यहाँ फिल्म कर रहा हूँ मैं इनके साथ, बिफोर यू की फिल्म है, हाई IQ की। तो उसमें जो अभी फिल्म कर रहा हूँ मैं, कलेक्टर बाबू, वो भी एक अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म है जी। इनके साथ घर जमाई भी की थी। तो मुझे लगता है कि अब बहुत प्रयोग हो रहे हैं भोजपुरी में, बिकॉज ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट में ज़्यादा प्रयोग हो सकते हैं, हॉल में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी फिल्में जो मेरी इस वक्त आ रही है, जिसमें मैं आपको, जैसे मैं आए हम बाराती में सरदार बना हूँ, पहली बार मैंने पगड़ी पहनी, और पंजाबी किरदार है जो भोजपुरी और पंजाबी दोनों बोलता है। अच्छा। थैंक टू माय डायरेक्टर्स जिन्होंने, जो मुझ पर ये रिस्क ले रहे हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ इस वक्त की करियर को लेके मेरे साथ लोग बहुत प्रयोग कर रहे हैं एज एन एक्टर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिस्क मेरे सामने फेंक देते हैं कि ये रोल है, अरे संजय पांडे को दे दो, वो कर लेगा। मैं बाद में उससे भाई ये रोल में, भाई कर लोगे यार, उनका कॉन्फिडेंस मुझसे काम करवा लेता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी सारी फिल्मों में बहुत वैरायटी है इस वक्त। जी। एक अहम सवाल उपजता है कि नेगेटिव किरदार के लिए जब फाइट सीन होता है तो आपको बहुत फिजिकली मेंटली हर तरीके से आपको फिट रहना पड़ता है, तो फिट रहने के लिए आप क्या करते हैं? ये बहुत बहुत नया सवाल है, ये आज तक किसी ने नहीं पूछा इस सवाल को। ये बहुत कठिन है हमारे लिए, खासकर विलन्स के लिए। जब तक क्लाइमैक्स चलता है हमारी भूत जैसी हालत होती है जी। धूल मिट्टी, क्योंकि भोजपुरी का इतना बजट नहीं होता कि वो नकली धूल लाए, कीचड़ की जगह चॉकलेट लगाएं। हमको रियल कीचड़ में ही जाना पड़ता है, खुद ही सब देखना पड़ता, कहीं पत्थर कंकड़ ना हो। और
एक बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, टच वुड, लगा तो कई बार है, बॉडी 2-3 दिन तक दर्द करती है। उसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को फिजिकली फिट रखना पड़ता है कि टच वुड मैं कह सकता हूँ मैं वो लकी एक्टर हूँ जो 2 पीढ़ियों के साथ, 3 पीढ़ियों के साथ चल रहा है। मैंने मनोज तिवारी जी के साथ भी एक्शन किया है, रवि किशन जी के साथ भी किया है, दिनेश जी के साथ भी किया है, खेसारी जी के साथ भी, पवन जी के साथ भी, कल्लू के साथ भी, रितेश भी आए उनके साथ भी, राकेश मिश्रा के साथ भी, यश मिश्रा भी, और अभी जो पीढ़ी आ रही है उनके साथ भी। तो मुझे लगता है कि मैंने एक लंबी जर्नी तय की है और सबके साथ एक्शन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक्शन छोड़ दिया है, मैं भी एक्शन कर रहा हूँ। हाँ, उसके लिए आपने पूछा कि सबसे पहले तो अपने आप को फिजिकली फिट रखना पड़ता है कि आप ऐसे रहें कि आप लड़ लें। कई बार लंबे लंबे शॉट लगते हैं। एक बार एक्सीडेंट हुआ था, मेरी आंख में बारूद चला गया था। अच्छा। जो फायर होता है उस फायर में गोली तो नकली होती है, लेकिन अंदर दिवाली के पटाखे वाले मसाले होते हैं जो साउंड करते हैं। वो हीरो ने यहाँ लगा के मार दिया और अभी भी आंख में यहाँ वो लाल निशान तब से पड़ा है, रेडनेस है मेरे यहाँ साइड में। तो वो माता रानी ने बचा लिया और मैं करीब 15 दिन मैं बेड रेस्ट पे था, आंख में पट्टी लगी थी। उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया हूँ और मैं हर विलेन से बोलूँगा कि आप बिल्कुल जोश में ना आए एक्शन करते समय, एकदम। अब आपकी अपनी ज़िंदगी है, एक सिनेमा से कुछ नहीं होता, आपको बहुत काम करना है। और मैंने ये गुरु मंत्र ले लिया, खुद से ही खुद को दे दिया कि अब मैं अलर्ट होता हूं, अब मैं हीरो को एक्शन करते देखता हूं। पहले फाइट मास्टर से बोलता हूं कि आप गारंटी ले रहे हैं ये लड़ता है, नहीं तो मैं नहीं लड़ता हूं जब तक कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता हूं और ना मैं जोश में आता हूं। मैं पूरी रिहर्सल करवाता हूं। देखिए, एक्सीडेंट होने के बाद तो बहुत सुरक्षा के बाद भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं, बट अपनी तरफ से जो सुरक्षा लेनी है, एहतियात जो बरतना है वो मैं पूरी तरीके से बरतता हूँ। और बट रिस्क तो रहता है, जब एक्शन हो जाता है, क्लाइमैक्स हो जाता है ना, तो हमको ऐसा लगता है गंगा नहा ली है जैसे जी। लेकिन उसके लिए एक्टर को अपने आप को फिट रखना है जी, कि आपका दम बना रहे बस जी। एक सवाल मेरे जहन में ये उभरा कि आज का जो युवा वर्ग है वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, अगर वो कला के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, वो फिल्मों में अपना करियर ढूंढ रहा है, तलाश रहा है, तो उसको क्या कुछ करना चाहिए? जैसे कि आपने बताया अभी कि एक लंबा अंतराल, एक लंबा दौर आपने भोजपुरी सिनेमा में जिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप युवाओं को एक ऐसा मैसेज दें कि उनको क्या करना चाहिए भोजपुरी सिनेमा या किसी भी तरह के सिनेमा में अपने आप को अप्रोच करने के लिए, तैयारी कैसी होनी चाहिए उनकी? मैं तो हर इंटरव्यू में ये बात बोलता हूँ, पर ये मानते नहीं है मेरी कोई बात। इनको आज का युवा बड़ी जल्दी में है जी, तो बहुत फास्ट है, उसको 2 मिनट के अंदर मैगी चाहिए जी। कला मैगी नहीं है ना कि 2 मिनट में बन जाएंगे। आप 2 मिनट में कलाकार बन जाएंगे, आप 2 महीने में कलाकार बन जाएंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट गारंटी नहीं दे सकता कि 3 महीने हमारे यहाँ काम करिए, हम आपको एक्टर बना के भेज देंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसा इंस्टीट्यूट भी ये नहीं कहता कि हमने आपको एक्टर बनाया, वो ये कहता है कि हमने आपको एक्टर बनने के प्रोसेस में डाला है जी। आज जब साधन इतना ज्यादा है, हमारे समय में तो साधन नहीं था। मैंने फेविकॉल से दाढ़ी लगाई है। अच्छा। क्रैप मैंने फेविकॉल से लगाई। हमारे शहर में स्पीड गम नहीं मिलती थी, हमने चाय की पत्ती गोंद लगाई चेहरे पे और चाय की पत्ती छिड़की है ताकि दाढ़ी दिखे दूर से मंच पे। हम उस दौर से आए। हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, मोबाइल नेटवर्क लैपटॉप कुछ नहीं था, कंप्यूटर वगैरह। तब हम तैयारी करके आए हैं। आज के युवाओं को तो इतने साधन है ना, लेकिन साधना घट गई है जी। साधन जहां बढ़े वहां साधना घट गई है। लोग फेसबुक पे आपको मैसेज करके ये बोलना जानते हैं कि हमको एक मौका मिले दिलवाइए भैया, हम बहुत गरीब हैं, हम अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, हमारा फ़ोन नंबर ये है। हमसे क्यों अप्रोच कर रहे हो? अभी खड़ा कर दूंगा तो मतलब पैंट गीला हो जाएगा, क्या परफॉर्म करो। कई बार मन करता है कि इन सब लोगों की चिट्ठियां, मतलब जितने मैसेज इकट्ठा करूं, खुद फोन करूं, बुलाऊं और बोले चलो परफॉर्म करो। ये नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं जी। अभिनय या कोई भी कला का, वो कला का शॉर्टकट होता नहीं है। आर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप चाहे वो मैं हूं, चाहे वो स्टार सन हो, सबको वो चक्कर घूम के जाना पड़ता है। एक लंबी तपस्या, एक लंबी साधना है ये। तो वो करो। आप नेट पे, मोबाइल पे सारी दुनिया है। आप अब मतलब आप गॉडफादर देखिए, मोबाइल पे देख लीजिए। आप हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्में, मदर इंडिया, मुगल आजम, या जो क्लासिक फिल्में, जो आर्ट मूवीज हैं, श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जी की, मृणाल सेन की, इनकी फिल्में देखिए, आपको पता चलेगा कि हमारे हिंदी में कितने काम हुए हैं। वर्ल्ड लेवल पे क्या सिनेमा बना है, ऑस्कर विनिंग सिनेमा कौन कौन से हैं। ये सारी चीजें आप बैठ के मोबाइल पे देख सकते हैं। लेकिन आज के लोगों को कंट्रोवर्सी देखने से फुर्सत नहीं है और
बेफालतू की चीज़ें देखते रहते हैं लोग। तो युवाओं को यही मेरा संदेश है कि भैया एक्टर बनना चाहते हो तो आपको सारी जानकारी वो जो लेके हथवा में घूमते हो ना, उसी के अंदर है, बस मेहनत आपको करनी। तो भैया हमें उम्मीद है कि आपकी आने वाली सभी फिल्में जो हैं वो सुपर डुपर हिट होंगी। और अभी जो आपने ये कैरेक्टर हमें बताया, मैं स्वयं भी आपका जो एक फ़ैन हूँ। अरे थैंक यू सो और मतलब आने वाली सभी फिल्मों को हमारे गांव गाथा परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप अच्छी फिल्में बनाते रहें, आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धर्मेंद्र बाबू, और गांव गाथा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को मुझे लगता है कि मैं अभी तक उस तरीके से रूबरू ज़्यादा नहीं हुआ था, पर अब मैं इस चैनल के साथ जुड़ूंगा। और आप सबसे गुजारिश है कि मुझे लगता है एक नया नाम ही आपका बड़ा प्यारा है, गांव गाथा। मतलब इसमें एक मिट्टी की खुशबू है, जो मुझे मैंने नाम जब पढ़ा तो ही मुझे अपील किया कि मैंने कहा ये बड़ा यूनिक सा नाम रखा आप लोगों ने। तो मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और थैंक यू सो मच इस प्यारे से इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद।